नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर पीजीटी हिंदी का 2015 वाला ये लास्ट पेपर करने वाले हैं। इसको हम व्याख्या सहित करेंगे और ये पेपर हमारा 28 जून को हुआ था 2015 में। टायर 2 का पेपर है। कल जो पेपर कंप्लीट हुआ वो 26 जून वाला पेपर था। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बेटा जो बच्चे नए हैं क्लास में, आज ही जिनका पहला क्लास है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग 2014 की बात करते हैं तो इसके टायर 1 और टायर 2 दोनों पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। 2018 में हमने टोटल टीजीटी और पीजीटी के मिलाकर 11 सेट कंप्लीट किए हैं। 2021 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमने टीजीटी और पीजीटी के मिलाकर टोटल 11 सेट कंप्लीट किए हैं। और ये जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की 2015 वाला भी हमारा एक पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो सीरीज़ है हमारी 3700 क्वेश्चंस की हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। जो बच्चा ये वाली क्लासेस लेना चाहता है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। वहाँ जाइए, सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेस मिलेगी। 1 घंटे की लगभग एक क्लास है, कोई 1 घंटे से कम की भी है, कोई 5-10 मिनट ज़्यादा की भी हो सकती है। तो आपका एक पेपर उसमें टीजीटी का हो या फिर पीजीटी के 200 क्वेश्चन हो, वो कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, आपको वो जरूर लेनी है। और जो रेगुलर बच्चा है वो एक और बार इसको जरूर देखिएगा सारी क्लासेस को, क्योंकि फिर क्वेश्चंस पर पकड़ बनने लगेगी। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। क्लास को जरूर अपने ग्रुप्स में और 5 से 6 लोगों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका तभी फ़ायदा उठा पाएंगे क्लास का। इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगती है। शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक करने में। चलिएगा आज की क्लास को करते हैं शुरू। और आप ना मेरे साथ में, मैं चैनल के इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दूँगी टेलीग्राम का और व्हाट्सअप चैनल का। आप वहाँ पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई PDF हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर जीके से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो आपको वो वहाँ पर अवेलेबल होती रहेंगी। चलिए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने किया है। राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पर पतंजलि बनेगा। देखिए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है। योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की है। और पाणिनि को संस्कृत भाषा का व्याकरणविद कहलाया गया है, कहा गया है। व्याकरणविद जो पाणिनि थे हमारे, इनको संस्कृत भाषा का व्याकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। सिद्धों के प्रथम कवि आपको पता ही है कौन है? सरहपा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सिद्धों के जो प्रथम कवि हैं वे सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। कणहपा सिद्धों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। इनके जैसा कोई कवि नहीं था पांडित्य में और कवित्व में, राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार। ये इनका कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा का रूप मिलता है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा का रूप मिलता है। और अपभ्रंश के ही प्रवृत्ति रूप को अवहट कहा जाता है। जो परिवर्तित रूप हुआ था, प्रवृत्ति जो रूप है अपभ्रंश भाषा का, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवहट बोलते हैं। क्वेश्चन 4, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ किसका है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए, उक्ति व्यक्ति जो है ये अधूरा नाम है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है इसका पूरा नाम है। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ किसका है? ये जो है एक व्याकरणिक ग्रंथ है और दामोदर जी का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है और इसका पूरा नाम जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। ये दामोदर शर्मा का ग्रंथ है। क्वेश्चन 5, प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृत पेंगलम की बात करते हैं तो यहाँ वंशीधर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृत पेंगलम के रचयिता वंशीधर हैं। यह छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। और प्राकृत पेंगलम में टीका वंशीधर नामक विद्वान ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6, खसखुरा या फिर गुरखाली भाषा है। खसखुरा और गुरखाली भाषा ये नेपाल की राजभाषा है। खसखुरा या फिर गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है और जिसे नेपाली भाषा भी कहते हैं, नेपाली भी कहते हैं। नेपाली भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 7, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखिए, बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ये तीनों भाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बाकी आपकी बांगरू हुई, बुंदेली हुई या फिर कन्नौजी हुई, हरियाणवी और खड़ी बोली, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? ब्रज भाषा। ये सारी जो हैं आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ देखिएगा, बघेली बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। राइट आंसर, ठेठ अवधी।
मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक तथा नायिका जो है वो चंदा है नायिका इसकी। इनकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? जायसी की जो अक्षय कीर्ति है वो पद्मावत कहलाती है। अक्षय कीर्ति पद्मावत जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। यह जायसी के द्वारा रचित अवधी भाषा की प्रमुख रचना है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवि थे और पद्मावत 57 खंडों में रचित महाकाव्य है, जबकि अखरावट आखिरी कलाम जायसी जी की अन्य रचनाएं हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन था आपका, और ऊपर जो भाषा वाला था वो भी। क्वेश्चन 10, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है और यह नूर मोहम्मद की रचना है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं अनुराग बासुरी है रचना, और यहाँ कुछ रचनाकार दिए गए हैं तो इनको भी देखेंगे। यूसुफ जुलेखा ये शेख नसीर की रचना है। ये जो इसके जो रचनाकार हैं वो शेख निसार हैं। पद्मावत ये जायसी जी की है। क्वेश्चन 11 को देखिए। यहाँ पर कथन ए और आपको आर कारण दिया गया है, बताना है कि इनमें कौन सा ठीक है। यहाँ देखिएगा, राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है और इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। कारण क्या दिया है इसका? जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो वहाँ उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। इसमें कारण और ये बताना है आपको कौन सा सही है। यहाँ दोनों ही सही हैं, आपका कथन भी और कारण भी, ये दोनों ही चीज़ें आपकी सही होंगी। इनमें आप लगा लेना कौन सा ठीक है ऑप्शन आपका। यहाँ पर जो है आपका दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन देखिएगा 12, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? कौन सी ध्वनि अवधि भाषा में नहीं है? तो अणा जो है ये आपका अवधि भाषा में नहीं है। अन्य ध्वनियाँ अवधि भाषा की ध्वनियाँ हैं। स्नेह लीला की रचयिता कौन है? स्नेह लीला की रचयिता विष्णुदास है। राइट आंसर यहाँ पर विष्णुदास होगा। स्नेह लीला की रचयिता विष्णुदास जी हैं। विष्णुदास ग्वालियर के नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नलिखित हैं। स्वर्गारोहण, रामायण कथा, महाभारत कथा, जबकि रैदास व पीपा ये प्रमुख संत हैं। क्वेश्चन 14, नीचे एक सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, इनको सुमेलित करना है और इनमें कूट की सहायता से उत्तर देना है। ठीक है, जो आपको देखिए ये तो आप अभी लगा लिए स्वर्गारोहण, तो अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो ये तो आपने मैच कर ही दिया। और आप कूट की सहायता से अगर बी का 3 यहाँ पर एक ही सिंगल में दिया है, आगे है वो, और तो आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ से भी बन ही जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, ये तो आप मैच कर ही लीजिए। स्वर्गारोहण विष्णुदास का। अब मैं बताती हूँ आपको बाकी क्या है। जो प्रद्युमन चरित्र है ये आपकी सुधीर अग्रवाल की है। प्रद्युमन चरित्र जो रचना है आपकी ये सुधीर अग्रवाल की है। मधुमालती की बात करते हैं तो मधुमालती कथा जो चतुर्भुज दास की है, और छिताई वार्ता नारायण दास की है। छिताई वार्ता किसकी है? नारायण दास की है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। आगे चलिएगा, इसके कूट को भी देख लीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि बी का 3 आपका एक ही जगह है यहाँ पर, तो आप इसका आंसर यहाँ से भी लगा सकते थे। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं इनको दोबारा से। प्रद्युमन चरित्र जो है स्वर्गारोहण ये विष्णुदास की हो गई, और आपका मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की है। छिताई वार्ता जो है ये नारायण दास की होगी। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 15, अष्टछाप के संस्थापक पूछा है। संस्थापक कौन है अष्टछाप के? तो विठलनाथ हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में विठलनाथ जी ने की, और इसमें इन्होंने क्या किया था? 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की इन्होंने स्थापना की थी। कुंभन दास को प्रथम अष्टछापी कवि कहा जाता है। पहला जो अष्टछापी कवि कहा जाता है उसमें कुंभन दास जी का नाम आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 16 को देखिए, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? रीतिबद्ध कवि बताना है कौन है, तो भिखारी दास यहाँ राइट आंसर बनेगा। भिखारी दास रीतिबद्ध कवि हैं। भिखारी दास ये रीतिबद्ध कवि हैं, जबकि घनानंद बोधा ठाकुर आदि रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी दास रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ बताना है कौन सा ग्रंथ है 17 में, तो ललित ललाम यहाँ राइट आंसर होगा। मतीराम का ग्रंथ का नाम ललित ललाम है। इसकी व्याख्या को देखिए। मतीराम के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर मतीराम के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो ललित ललाम है। मतीराम
रीति काल के रीतिबद्ध कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, ललित कलाम, जबकि जगत विनोद पद्माकर के द्वारा रचित है और पद्माकर के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जो हैं वो पद्माभरण है, प्रबोध पचासा है, प्रताप सिंह बिरुदावली इत्यादि इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन 18 को देखिए, जब कोई भी बोली या फिर भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, जो मानकता प्राप्त करती है उसे करने पर हो जाती है, वो मानकता अगर प्राप्त कर ले तो वो क्या हो जाती है, वो सरल हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। मानक भाषा किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति या फिर भाषिक होती है जो किसी समुदाय, राज्य या फिर राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो। क्वेश्चन 19, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है। न्यायालयी जो भाषा है उसमें शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। निश्चितता यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, निश्चितता वहाँ रहती है। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और उसके उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी और जब तक संसद विधि के द्वारा उपबंध ना करे, जब तक संसद क्या ना करे, विधि के द्वारा उपबंध ना करे तब तक। क्वेश्चन 20 को देखिए, व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। व्यवहार के आधार पर अगर बात करते हैं शब्द के प्रकार की तो 5 प्रकार होते हैं। व्यवहार के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं जो कि इस प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। पांचों याद रखेंगे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, स यानी कि आपका तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स के अंतर्गत आते हैं। बताना है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के आते हैं शब्द। अंतस्थ की बात करते हैं तो यर, अलावा इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों इसमें आ जाते हैं। ये यहाँ पर भी यही चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने व्याख्या में। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 22, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति बताना है और ये अराइमक लिपि से हुई है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति है ये अराइमक लिपि से हुई है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अराइमक से हुई है। खरोष्टी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिसका उपयोग प्राचीन गांधार में किया जाता था और इस लिपि को गांधार में इसका प्रयोग होता था। इस लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास बताना है कौन सी लिपि से हुआ है। प्राचीन जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कुटिल लिपि से हुआ है और मैंने बहुत बार इसका एक चार्ट आपको समझाया है। देखिए आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है और देवनागरी लिपि विकास को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले थी। इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है, एक दक्षिणी शैली और दूसरी उत्तरी शैली। जो दक्षिणी शैली है इसमें हमारी जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं बोलियाँ, जैसे कि आपकी तमिल हुई, तेलुगु हुई, जो भाषाएं वहाँ हैं, कन्नड़, तो ये वाली चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अगर उत्तर शैली की बात करते हैं तो इसमें गुप्त लिपि पहले आती है, फिर कुटिल लिपि आती है, फिर नागरी और देवनागरी, ये वाली लिपि आती है इसके अंतर्गत। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 24, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। कौन थे इसके संयोजक? काका कालेलकर इसके संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे और नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 में हुई थी। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी, मराठी तथा गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाने की दिशा में सुझाव दिया था तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें क्या किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन 25, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। स्कूल बुक सोसाइटी की जो स्थापना हुई वो 1833 में हुई। देखिए स्कूल बुक सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1833 में हुई थी और आगरा के पादरियों ने स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी। जो आगरा के पादरी थे इन्होंने ही स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन 26, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र था। ईसाई मिशनरियों का जो प्रधान केंद्र था वो श्रीरामपुर था। श्रीरामपुर ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र श्रीरामपुर था और यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ये मुख्यतः भारत में अपने धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आए थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राइट आंसर बाल गंगाधर खेर होगा राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष।
इसमें देखिएगा इसकी व्याख्या को कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे और इस आयोग में 21 सदस्य थे। इसको भी ध्यान रखेंगे, 21 सदस्य थे यहाँ पर राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा करने के लिए। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय भाषा समिति का गठन किया गया। किसका गठन हुआ? संसदीय भाषा समिति का यहाँ पर गठन हुआ और राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। क्वेश्चन 28 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से क्या संबंधित है? तो यहाँ जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग दिए गए हैं यही इससे संबंधित है। राइट आंसर यही बन जाएगा, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, ये इससे संबंधित है। इसकी व्याख्या को देखिएगा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है और वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असंवैधानिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया। लेकिन राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण केंद्र सरकार के असंवैधानिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राज्य भाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। क्वेश्चन 29 भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा यहाँ हिंदी है। दिए गए विकल्प के अनुसार अगर बात करते हैं तो भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा किसी राज्य या फिर देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि एवं हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा घोषित किया गया है। आर्टिकल 343 में यह अनुमति प्रदान की गई है कि 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। अगले आने वाले जो 15 वर्ष होंगे उसमें अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, लेकिन जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी होगी। ठीक है, हिंदी में भी कामकाज किया जाता है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी में राज्य की जो भाषा है, आपकी कामकाजी जो भाषा है सरकारी कामकाज की, वहाँ हिंदी में प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये गलत है आपका, यही आंसर बनेगा। फिर कहा जाता है कि बोली दैनंदिन व्यवहार तय होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विभाषा बोली का विकसित रूप होता है, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर बनता है वो रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये गलत है। यहाँ देख लीजिए, ये कथन आपका गलत बता दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित नहीं होती है। क्वेश्चन देखिए 31, क्वेश्चन 31 देखिएगा, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो आर्य समाज का रहा है। राइट आंसर यहाँ आर्य समाज होगा। इसकी व्याख्या को भी देखते हैं। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का रहा है और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में सन 1875 में की। ये मैं आपको स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की ये पढ़ा चुकी हूँ पहले, आपको याद भी आ रहा होगा। आगे देखिएगा, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज सुधार था और इन हिंदी गद्य को प्रभावित करने वाला धार्मिक आंदोलन आर्य समाज का था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा अपने विचारों को खड़ी बोली हिंदी में प्रस्तुत किया और आर्य समाज के हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि इस प्रकार आर्य समाज तथा अन्य धार्मिक आंदोलनों के कारण हिंदी भाषा तथा गद्य शैली का विकास हुआ है, यह निर्विवाद है। क्वेश्चन 32, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध डैश से है, बताना है। जो प्रयोजन मूलक भाषा है इसका प्रमुख संबंध किससे है? तो इसका जो प्रमुख संबंध होगा आपका जीविकोपार्जन से होगा। राइट आंसर यहाँ जीविकोपार्जन बनेगा। देखिएगा इसकी व्याख्या, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है और प्रयोजन मूलक से तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान तकनीकी विधि और संचार तथा अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 33, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय डैश रहा है। क्या रहा है? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण अध्यात्मप्रक रहा है। देखिएगा व्याख्या को देख लीजिए, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण अध्यात्मप्रक रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये आपसे पूछा गया है कथन, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक तथा सांप्रदायिक धार्मिक स्थितियों के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक बताने हैं कौन है, और गोकुलदास जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोकुलदास जी ये 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं। इसकी व्याख्या को देखिए। 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक गोकुलदास हैं और ये विठलनाथ के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के ये पौत्र थे, परपौत्र, ठीक है, और इनके थे पुत्र। इनकी एक अन्य रचना 252 वैष्णव वन की वार्ता भी है। और सूरदास तथा नंददास जी ये अष्टछाप के कवि हैं। ये किसके कवि हैं? अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1565 में की है, जबकि नाभादास गोस्वामी तुलसीदास की अगर बात करते हैं, नाभादास और गोस्वामी तुलसीदास ये इनके समकालीन थे, राम भक्त कवि थे। नाभादास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे और जो है राम भक्त कवि थे। इन्होंने अष्टयाम और भक्तमाला नामक ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 35। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक बताना है कौन है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। ये सभी को मालूम होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सबको ही मालूम होगा। और ये मैंने पढ़ाया भी है आपको, जब मैंने इतिहास वाली क्लासेज साहित्य की ली थी तब वहाँ पर मैंने ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में कराया हुआ है। पढ़ना चाहते हैं आप तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साहित्य की, वहाँ पर देख लीजिएगा। देखिएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ है। गारसा दत्त तासी ने इस्तवारदा ललित्योत्तर एंडो हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ की बात हो रही है और पूछा जाता है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रकाशन वर्ष जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है, इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको बताना है इसका प्रकाशन वर्ष, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं बता देती हूँ आपको। ये 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 है। आचार्य शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शुक्ल जी के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का सर्वोच्च स्थान है। शुक्ल के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का सर्वोच्च स्थान है। यहाँ तक की बातें हो जाती हैं। और अब देखिएगा क्वेश्चन 37 को देखिएगा, इसके सारे ही ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। अब देखिए, इसमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल का नाम दिया है। तो कलाकाल आप रीतिकाल को समझ ही गए होंगे एकदम से कि किसने कहा है। ये है हमारे रमाशंकर शुक्ल रसाल जी। राइट आंसर जो बनता है यहाँ पर वो रमाशंकर शुक्ल रसाल का बनता है। इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल का नाम और उसकी प्रयोगता इस प्रकार से है। कुछ और नामों से रीतिकाल को जाना जाता है, वो किसने क्या नाम दिए हैं वो भी आप देखिएगा। रीति काव्य, देखिए जो रीति काव्य है, रीति काव्य कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है इसको, रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने। और रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल की संज्ञा दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन 38। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है इसकी बात हो रही है, और ये जो साहित्यिक प्रवृत्ति है ये छायावाद है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, पंत निराला, महादेवी वर्मा आदि आते हैं। यहाँ देखेंगे आगे जो क्वेश्चन बनता है 39, 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे हम इसको। 39 को देखिएगा। संदेश रासक बताना है आपको ये किस श्रेणी में आता है। संदेश रासक किस श्रेणी में आता है, ठीक है, बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा खंड काव्य बनेगा। संदेश रासक जो है ये खंड काव्य है और संदेश रासक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। यह अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। क्वेश्चन 40। अमीर खुसरो का पूरा नाम, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी बता चुकी हूँ। अमीर खुसरो जी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बताया कीजिए क्या होता है। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, इनका जो पूरा नाम था अबुल हसन और यमीनुद्दीन खुसरो, इनका जो है पूरा नाम है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है और अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं: खलिकबरी, पहेलियाँ, दो सुखने, गजल आदि। क्वेश्चन 41।
अद्वैतवाद के अनुसार बताना है हमें क्या सत्य है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, ये बात सही है। संसार सत्य है, ये गलत है। जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, ये भी गलत है। ब्रह्मा विशेषण युक्त है, ये भी गलत है। ठीक है, तो सत्य क्या है? जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य जी हैं और इसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। क्या मानते हैं शंकराचार्य जी कि संसार जो है इसमें ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी पूरा संसार जो है, पूरा जगत जो है वो मिथ्या है। जगत और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्मा को नहीं जान पाता है, जबकि ब्रह्मा तो उसके अंदर ही विराजमान है। क्वेश्चन 42, कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है। बताना है कौन से संप्रदाय की विशेषता है। तो ये सनकादिक संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादिक संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादिक संप्रदाय की विशेषता है और सनकादिक संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है, जैसे वेदांत पारिजात सौरभ और 10 श्लोकी और जी आपका श्री कृष्ण स्तवराज। ठीक है, आचार्य, गुरु और कुछ संप्रदाय नीचे दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। निम्बार्काचार्य, इनके जो गुरु थे वो नारद मुनि थे और इनका जो संप्रदाय था वो सनकादिक संप्रदाय था। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी तथा संप्रदाय इनका रुद्र संप्रदाय। स्वामी हरिदास के गुरु आसधीर और इनका जो संप्रदाय था वो सखी संप्रदाय। हितहरिवंश के गुरु जो हैं ये गोपाल भट्ट थे और इनके संप्रदाय का नाम राधा वल्लभ संप्रदाय था। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनना है। ठीक है, हम तो सही उत्तर को पहचान लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, विशिष्ट द्वैतवाद की बात करते हैं तो रामानुजाचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी मैचिंग रामानुजाचार्य से हो जाएगी। द्वैत की बात करते हैं, द्वैत की तो मध्वाचार्य। द्वैतवाद, द्वैत का पूरा कैसे बोलेंगे इसको, द्वैतवाद, तो इसकी जो मैचिंग करेंगे आप मध्वाचार्य जी से कर देंगे। शुद्ध द्वैतवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर विष्णु स्वामी हो जाएगा राइट आंसर, और द्वैतवाद की बात करते हैं तो निम्बार्काचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, व्याख्या को देख लीजिए इसकी। इसमें वैसे कुछ नहीं है, यहाँ कूट आप मैच कर लीजिएगा, वो मैंने आपको बता दिए। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही इन्होंने दिया है कि विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद ये द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य का, और शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी तथा द्वैतवाद निम्बार्काचार्य जी का है। 44 क्वेश्चन, रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं कौन, रामानुजाचार्य। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ रामानुजाचार्य हो जाएगा। इसकी व्याख्या, रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य की 14वीं या फिर 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए हैं और हिंदी में रामकाव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। रामानंद 14वीं शताब्दी में वर्तमान थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चनापत्ति और योग चिंतामणि, आनंद भाष्य, रामरक्षा स्रोत। रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इन्होंने न्यायत्व नाम का एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। क्वेश्चन 45, सदुखड़ी भाषा से आस्य क्या है। सदुखड़ी भाषा से आस्य बताना है कि इससे क्या आस्य है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनता है इसमें हो जाएगा कि जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं तथा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ ये वाली चीज़ें कि सदुखड़ी भाषा से आस्य जिसमें अनेक प्रांतीय और भाषाओं तथा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो वो आपकी सदुखड़ी के अंतर्गत आती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुखड़ी कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है इनको, कबीरदास जी को। क्वेश्चन 46, सुरति से आस्य बताना है हमें क्या है। सुरति से आस्य, सुरति से जो आस्य है आनंद का अनुभव है, आनंद का अनुभव सुरति से आस्य होता है। अगर उन्माद शब्द से उन्माद का अर्थ पूछा जाता है तो पागलपन और सनक होता है। विरक्ति का पूछा जाए तो वैराग्य होता है। ध्यान का पूछा जाता है तो स्वरूप और चिंतन होता है। 47 क्वेश्चन, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है। संत साधना का साहित्यिक रूप जो है ये पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है, राइट आंसर बनेगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग में निदृष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। जो निदृष्टि प्रवर्तक थे वे कबीरदास जी ही थे, और संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रसोता भी माने गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि जो है वो कबीर को माना है शुक्ल जी के अनुसार।
अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, ये भी कबीर को मानते हैं, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करते हैं तो ये नामदेव को मानते हैं। क्वेश्चन 48, अंगबधू किसकी रचना है, बताना है। अंगबधू किसकी रचना है, तो दादू दयाल राइट आंसर होगा। अंगबधू दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या फिर परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल की रचनाएं हरडेवाणी, काया बोली इत्यादि हैं। मलुकदास की जो रचनाएं हैं, मलुकदास जी की, ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान प्रोच्छी, दुरु चरित्र इत्यादि के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन 49, हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात करते हैं तो मुल्ला दाऊद हो जाएगा। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। चंदायन इनका प्रमुख ग्रंथ है और इसमें नायक जो है लोरिक या चंदा इसकी नायिका है और इन्हीं की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। जायसी के विषय में देख लीजिए, जायसी जो है भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और मसलनामा के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, अनलहक यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अनलहक का मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ डैश की घोषणा है। यहाँ जो राइट आंसर होगा इसका मंसूर। अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा मंसूर ने की है। इसकी जो घोषणा की वो मंसूर ने की और इस घोषणा से नाराज होकर लोगों ने मंसूर बिन हल्लाज को फांसी पर लटका दिया था। मंसूर प्रमुख सूफी कवि थे, जबकि जायसी भी प्रमुख सूफी कवि हैं और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख आदि कवि माने जाते हैं। तो देखिए ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कैसे लगे आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। पसंद आई हो आप लाइक भी इसको जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके आगे के पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।